हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर होगा रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। और रिडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं। तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। और रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन अधिकतर इस चैप्टर से पूछा जाता है, उनके बैलेंसिंग के जो मेथड हैं उनके बारे में। तो ये सब भी बातें हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग सबसे पहले जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है और रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन नाम से ही इसके स्पष्ट होता है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का कुछ एडिशन हो रहा होगा, ठीक है। तो और भी ऑक्सीडेशन के क्या डेफिनेशन, तो पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के क्लासिकल डेफिनेशन की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन देंगे, या आप उसको मॉडर्न डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऑक्सीडेशन के क्या डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता क्या है। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक। इसमें कैसे ऑक्सीजन जुड़ता है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बता रहा है। यहाँ पे कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। उसी तरह सल्फर के साथ ऑक्सीजन का अगर एडिशन करा देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का सल्फर का, ठीक है। इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन और सल्फर का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह अगर सेकेंड डेफिनेशन देखा जाए तो सेकेंड डेफिनेशन है इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो H2S में अगर हम H2S का रिएक्शन करा दें क्लोरीन से, तो क्लोरीन से जब रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ 2HCl बन जाएगा और सल्फर निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सल्फर के साथ क्या हो रहा है, एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो यहाँ से यहाँ इस सल्फर में आपको देखने को मिल रहा है कि रिमूव हो रहा है कौन, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक। तो इस तरह ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में जुड़ना जैसे Fe है, ठीक है, आयरन। अब इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब जैसे सल्फर के साथ रिएक्शन करा दिया, तो जब सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ FeS बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन है। आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्थ डेफिनेशन अगर कहा जाए तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हो रहा होगा, रिमूव हो रहा होगा। तो यहाँ पे फोर्थ डेफिनेशन बन गया रिमूवल ऑफ
पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना भी एक तरह का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड ले रहे हैं और पोटेशियम आयोडाइड का क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे। जब पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये 2KCl बनाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? आयोडीन निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड में रिमूवल किसका हो रहा है? पोटेशियम का। पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आयोडीन के साथ पोटेशियम लगा है और यहाँ आयोडीन के साथ पोटेशियम नहीं लगा है। तो यहाँ से इस आयोडीन बनने में यहाँ रिमूवल हो रहा है किसका? रिमूवल हो रहा है पोटेशियम का, ठीक है। K निकल जा रहा है उसमें, तो पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। तो ये जो डेफिनीशन, 4 डेफिनीशन हमने पढ़ाया, ये क्लासिकल डेफिनीशन के नाम से जाना जाता है। क्लासिकल डेफिनीशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन का क्लासिकल डेफिनीशन है, यानी ओल्ड डेफिनीशन है एक तरह से। बाकी एक न्यू डेफिनीशन हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डेफिनीशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए उसको 5th नंबर करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें उसका लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको ऑयल से याद रख सकते हैं आप, OIL, ऑयल तेल जानते हैं आप लोग। तो O फॉर ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज, L फॉर लॉस, ठीक है। किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का लॉस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया? 5th में अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डेफिनीशन आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेफिनीशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डेफिनीशन या मॉडर्न डेफिनीशन ऑफ ऑक्सीडेशन कह सकते हैं आप। आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज लूज या लॉस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, यानी जब एलिमेंट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाता है तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है और चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। इधर रिएक्टेंट साइड में चार्ज कम है, प्रोडक्ट साइड में चार्ज ज़्यादा हो जाता है। क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस प्रोसेस में लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का और इसको हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ Fe2+ है और Fe2+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो Fe3+ बनेगा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये Fe3+ बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस होता है, निकलता है। उसी तरह सोडियम है, ठीक है। सोडियम एटम है। अब इस सोडियम एटम से सोडियम आयन बन गया। कैसे बन गया? एक इलेक्ट्रॉन के, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लस में लिखिए या यहाँ आप ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है। माइनस साइन के साथ, माइनस का मतलब निकलना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर निकला, इसको आप इधर प्लस साइन के साथ भी लिखते हैं। तो इस तरह ये इधर आप देख रहे हैं कोई चार्ज नहीं है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब चार्ज इधर से इधर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। और ये चार्ज कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसीलिए कहा गया कि ऑक्सीडेशन इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 डेफिनीशन आपको ऑक्सीडेशन के बताए गए हैं और यही ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल भी एक एक देख चुके हैं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग रिडक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है। रिडक्शन, अब रिडक्शन का भी फर्स्ट डेफिनेशन देखना है। तो उसमें रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल होता है यहाँ पे। अब ऑक्सीजन का रिमूवल कैसे होगा? ये CuO कॉपर ऑक्साइड है
अब इसमें अगर मान लीजिए कार्बन से इसका रिएक्शन करा देंगे तो कार्बन के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे Cu बनाएगा और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे रिमूव हो रहा है कौन, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो इस तरह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एक रिडक्शन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन अगर देखा जाए तो एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन का हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देंगे तो 2HCl बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। अब जैसे इसमें एग्जांपल कैसे दिखेगा, तो 2FeCl3 ये फेरिक क्लोराइड है। अब इसका फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दें तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, FeCl2 फेरस क्लोराइड बन जाएगा और 2HCl बन जाएगा। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन के साथ क्लोरीन 3, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो आयरन के साथ 3 इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आयरन के साथ 2 ही इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट दिख रहा है। तो यहाँ से FeCl3 से FeCl2 में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, एक क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो इस तरह एक क्लोरीन के निकलने का प्रोसेस है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह फोर्थ डेफिनेशन में हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना जैसे HgCl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है ये, तो इसमें मरकरी का ऐड करा देंगे, मरकरी से रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा, Hg2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, HgCl2 में एक और Hg जुड़ गया। Hg क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यहाँ पे 2 हो जा रहा है। तो इस तरह ये रिडक्शन प्रोसेस को बता रहा है। और फिफ्थ डेफिनेशन हो गया कि रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, गेन होता है। जैसे अगर एग्जांपल ले, क्लोरीन है, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको देंगे तो ये क्या बना लेगा, 2Cl- बना लेगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन आप देख रहे हो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया। तो इस तरह इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरह इलेक्ट्रॉन के गेन होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए Fe3+ है और Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन अगर आप और दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये Fe2+ रहेगा। तो इस तरह यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, और इसमें रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है और ऑक्सीडेशन में यानी रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर, ऑक्सीडेशन स्टेट या इसी को चार्ज कहेंगे। चार्ज क्या करता है, डिक्रीजेज।
चार्ज डिक्रीज करता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रिडक्शन में चार्ज डिक्रीज करता है। अगर चार्ज इधर से इधर की तरफ डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वो रिडक्शन प्रोसेस को बता रहा है, और अगर चार्ज इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बता रहा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जिस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ध्यान रखेंगे इसका जो प्रोसेस है वो नाम से उसका जस्ट अपोजिट है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो प्रोसेस क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात किया जाए तो substance which involves decrease in oxidation state या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी कर सकते हैं आप, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। तो सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन आर मोर ऑफ इट्स एलिमेंट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो जाएगा, दैट इज मतलब रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस। तो अगर रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसी तरह दूसरा हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो रहा होगा, सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, सब्सटेंस विच इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर बताओ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। और अगर ऑक्सीजन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसका एक एग्जांपल क्या होगा। तो SnCl2 का FeCl3 से रिएक्शन करा लें तो ये बनाएगा यहाँ पे FeCl2 और SnCl4, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। अब इसमें हमें देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें क्लोरीन सभी में लगा है मेटल के साथ, तो ये क्लोरीन यहाँ पे +2 चार्ज दे देगा, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ +3 चार्ज आयरन के ऊपर आएगा, यहाँ +2, यही नंबर इसके ऊपर चार्ज के रूप में चला आता है, यहाँ Sn के ऊपर +4 चार्ज आएगा। तो आप देख रहा है यहाँ पे आपको कि Sn का यहाँ +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे Sn का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, Sn2 से Sn4 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक। और इस वाले में FeCl3 में
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो यहाँ से यहाँ आने में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, 3 से 2 हो जा रहा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से देखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, SnCl2 का। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कौन, SnCl2। ठीक है, तो SnCl2 ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि इधर वाले को हम नहीं, प्रोडक्ट साइड में जो है कंपाउंड है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बोलते, जो रिएक्टेंट साइड में है उसी को बोलते हैं। तो इसका इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ना कि इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, यानी फाइनल रिजल्ट वाले को नहीं कहा जाता है, पहले वाले को ही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह आपसे एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ से आपको पता हो गया होगा कि जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पे इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन आपको दे के आपसे पूछा जा सकता है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे जब हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अगर कहा जाए तो द चार्ज, अब वो चार्ज कैसा होगा, रियल या इमेजिनरी, किसी तरह का भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, विच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब कोई एटम कॉम्बिनेशन में होता है और जो उसके ऊपर चार्ज आता है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब कंपाउंड के फॉर्म में अगर एटम किसी कंपाउंड में है तो उसका हम चार्ज निकालेंगे और वो निकाल के तब हमें उसके ऊपर जो चार्ज दिखेगा वही उस एटम का क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो वही इसमें कहा गया द चार्ज विच एन एटम अपीयर्स टू हैव व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में जब एटम रहेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज दिखेगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो ऐसे अब ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर को तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, प्योर फॉर्म में है या एब्सोल्यूट फॉर्म में है वो एलिमेंट, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम OS लिखेंगे शॉर्ट में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर कहिए, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमें क्या देखना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में फर्स्ट पॉइंट हमारा ये ध्यान रखना है हमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज 0। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, प्योर फॉर्म में जब वो एलिमेंट रहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में जब रहेंगे तो वो निकालना पड़ेगा आपको। प्योर फॉर्म में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। जैसे O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाए तो 0 है यहाँ पे। ठीक है, O3 का, अब आप चार्ज तो पहले से जानते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव -2 चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज आपको अपनी तरफ से रख के नहीं करना है अगर वो फ्री स्टेट में एलिमेंट है तो।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट किसमें है, फ्री स्टेट में है। तो जब फ्री स्टेट में एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है। जैसे ऑक्सीजन का जीरो है, ओजोन है, ये ओजोन का जीरो हो जाएगा। उसी तरह क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। फास्फोरस का, आयरन का, ठीक है, नाइट्रोजन का, जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उन सभी का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम का, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो होगा जब वो फ्री स्टेट में होंगे तो, ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकेंड, अगर पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात किया जाए तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है। लिथियम भी है। तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। उसी तरह ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट होंगे उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 होगा, ठीक। अब ग्रुप सेकेंड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ठीक। तो ये सब ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट कहलाते हैं। बेरिलियम हो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ये सब ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट हैं। और ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। थर्ड पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है कि आयंस अगर है और आयंस के ऊपर अगर वो आयंस अकेला है, ठीक है, ओनली एक एटम है उस आयंस में, ठीक, यानी जैसे Cl- है। अब अगर मान लीजिए आपको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा, -1 होगा। यानी सिंगल अगर आयन है, सिंगल एटम का बना हुआ, तो उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वही चार्ज उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज -1 है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या होगा, -1 होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जो होता है वो मोस्ट कंपाउंड में देखने को मिलता है -2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, ये -2 देखने को मिलता है, ठीक है। अधिकतर कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिखा जाता है, -2 लिखा जाता है। लेकिन अगर जहाँ पे परऑक्साइड बॉन्ड बनेगा तो परऑक्साइड में क्या होता है, इसका परऑक्साइड जैसे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, सोडियम परऑक्साइड हो गया Na2O2, ठीक है। तो परऑक्साइड बॉन्ड जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। और अधिकतर जगह पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और अगर जहाँ पे सुपर ऑक्साइड बन रहा है, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में जैसे यहाँ सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल ले तो KO2 हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। और RbO2 हो गया, रुबिडियम ऑक्साइड। तो ये सब सुपर ऑक्साइड है। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -12 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सुपर ऑक्साइड में यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -12 आएगा। और परऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -1 रहेगा, ठीक। और भी कुछ केस हैं जहाँ पे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाती है, जैसे OF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2। और उसी तरह अगर दूसरा एलिमेंट ले लिया जाए जैसे O2, ये क्या है, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड है, ठीक है। फ्लोरीन 2 है तो ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। उसी तरह डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है, O2F2। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा।
ठीक है। डाई ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, +1 रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आप ऐसा नहीं है कि एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का लेके चले। तो अगर हम हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल के साथ हाइड्राइड बनाएगा तो वहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यानी 6 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 होता है। लेकिन मेटल हाइड्राइड जब हाइड्रोजन बनाता है तो मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है, ठीक है। मेटल हाइड्राइड का मतलब, मेटल मतलब सोडियम हो गया और हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ तो NaH रह गया, ठीक है। ये मेटल हाइड्राइड हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। उसी तरह पोटेशियम हाइड्राइड ले लीजिए, तो या इन सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखने को मिलेगा। तो यही ध्यान देना है आपको कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 होता है जनरली, लेकिन मेटल हाइड्राइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन ऑल कंपाउंड फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। इन ऑल कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज -1, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। और नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ केस नंबर, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल atom in compound must equal to 0। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में ढेर सारे एटम होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम H2SO4 की बात करें और H2SO4 में आपको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी इसके ऊपर कोई निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो जब कोई निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो उसको हम लोग न्यूट्रल कंपाउंड बोलेंगे। और जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है, इसमें आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि किस एलिमेंट का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में आपको सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। 2 जितने भी एटम्स होंगे उसमें उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना होगा उसको X मान लेंगे। तो सल्फ़र का निकालना है तो सल्फ़र को X मान लिए। अगर सल्फ़र के नीचे कुछ नंबर ऑफ एटम लगा होता 2, 3, 4 तो 2 इंटू X कर लेते, ठीक है। लेकिन नहीं लगा इसलिए सीधे हमने X लिखा। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कितने एटम हैं, 4 एटम हैं, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0 लिख लेंगे। यही यहाँ पे लिखा गया है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कंपाउंड मस्ट इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह ये अलजेब्रिक सम कहलाता है। सभी का इंटू करके उनको ऐड कर लेना, ये अलजेब्रिक सम कहलाता है। और ये अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 2 इंटू, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया हमने, +1 बताया। केवल हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, बाकी हर जगह हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखेंगे हम लोग, +1 रखेंगे। प्लस यहाँ X निकालना ही है हमें। अब 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन हमें -2 रखना है,
कहाँ कहाँ उसका चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जब परऑक्साइड बनेगा, सुपर ऑक्साइड बनेगा, तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बन रहा है, इस वजह से यहाँ -2 ही रखेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से 2 + x - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 2 गया -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया +6। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +6 आ गया। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए K2Cr2O7। अब इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले पोटेशियम का लिख लेंगे। तो पोटेशियम 2 है, 2 इंटू पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। पोटेशियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1 होता है। प्लस फिर क्रोमियम कितना है, 2 एटम है, और क्रोमियम को x मान लिया हमने, तो 2 इंटू x कर लिए। प्लस अब ये नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है और ये 7 है, तो 7 ऑक्सीजन, 7 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है और इक्वल टू 0। तो ये अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल होगा। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ से इसको कैसे निकालेंगे, 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से 2x - 12 इक्वल टू 0, 14 में से 2 गया -12 बचेगा, तो 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू क्या आ गया +12/2 करेंगे तो ये +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +6 हो गया। तो इस तरह से आपको न्यूट्रल कंपाउंड का, एक तरह से ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूट्रल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक तरह से मेथड हो गया। आप कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो लिगेंड का हमें डायरेक्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसी भी मेटल का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड का, ठीक है, लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये लिगेंड का जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, या लिगेंड नहीं तो कोई एलिमेंट का भी, मेटल का भी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि कुछ लिगेंड्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ने को मिलेगा आपको क्लास 12 की केमिस्ट्री में, ठीक है। तो लिगेंड्स में कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, कुछ कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं, और कुछ एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, ठीक। जो सेंट्रल मेटल के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच होता है उसको हम लोग लिगेंड के नाम से जानते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे है, जैसे मान लीजिए K4FeCN6, ठीक। ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एक मेटल है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा है कॉम्प्लेक्स आयन है, या कोऑर्डिनेट आयन के नाम से जाना जाएगा ये। तो ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पोर्शन है, 2 मेटल होते हैं इसमें, एक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो सकता है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन हिस्सा यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेटल है, और मेटल के साथ जो पोर्शन जुड़ा रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तक, वो सभी क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, लिगेंड्स है। अब इस लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें पता होता और Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछा गया होता तो हम डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते थे, ठीक है। तो ऐसे ही केस में आपको दिखेगा, अगर मान लीजिए आपको NH3 दिख जाए, ठीक है, NH3 हो जाए, CO हो जाए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, NO हो जाए और H2O हो जाए, ये सभी कैसे लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड,
ठीक है। ये न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ठीक है। तो ये सब अगर दिख जाए तो आप जानिएगा उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। उसी तरह CH3 या C6H5 इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1 आएगा, ठीक है। उसी तरह CNOH और Cl इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगा। तो Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और अगर इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे पूछा गया होता तो 4 इंटू पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर उसके बाद प्लस लगा लेते और यहाँ Fe का x मान लेंगे क्योंकि इसी का निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि Cn कितना है, 6 है, और Cn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है, तो = 0 लिख लेते, कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, तो x = क्या आएगा, +2 आएगा। यानी x का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे, Fe का +2 हो गया। इसको हमने x मान लिया तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से +2 आ गया। तो इस तरह आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप इनको याद रखेंगे। उसी तरह कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इस तरह इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। सल्फेट आयन, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको भी डायरेक्ट इसका SO4 का आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ कर सकते हो, -2, ठीक है। उसी तरह PO4 3- होता है, इसमें भी आप डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यूज़ कर सकते हो, -3। यानी इस तरह अगर कहीं PO4 दिख जाए तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आप -3 लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह NO3-1 होता है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो, ये बोल सकते हो -1 होगा। तो इस तरह ये सभी पॉली आयंस हैं, और इन पॉली आयंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायरेक्ट अगर ये कहीं लिगेंड्स में इस तरह कहीं पड़े होंगे इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया। अब अगर कैटायन या एनायनिक कंपाउंड्स हो जाए तो उसका हम कैसे कोऑर्डिनेशन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। तो अगर हम एनायनिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है, तो एनायनिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं Cr2O7 2-। तो इस एग्जांपल में हमसे क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप देख रहे हैं कि क्रोमियम के 2 एटम हैं यहाँ पे, तो 2 इंटू क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर प्लस, अब ऑक्सीजन है नेक्स्ट एलिमेंट, और ऑक्सीजन में कितने एटम हैं, 7 एटम है, तो 7 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट और कितना होता है, -2 होता है, = अब 0 होना चाहिए अलजेब्रिक सम, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना प्रेजेंट है इसके ऊपर, 2- चार्ज है, तो जितना चार्ज प्रेजेंट है उतना हम निगेटिव में वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। तो बस यही केवल डिफरेंस होता है, बाकी सब उसी तरह का प्रोसेस है। अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ अलजेब्रिक सम के यहाँ पे चार्ज -2 पड़ा था, इस वजह से हम 0 की जगह पे -2 लिखेंगे। अब इसका अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे, 2x - 14 = -2 आ जाएगा, और 2x = -2 + 14, अब यहाँ से 12 आ गया, ठीक है। 2x = तो x = क्या आ गया, +12/2, यहाँ से +6 मिल जाएगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा एनायनिक कंपाउंड का। अब देख लेते हैं हम लोग कैटायनिक कंपाउंड अगर है, कैटायनिक कंपाउंड, तो कैटायनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालने को पूछा जाए तो उसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये अमोनियम आयन, अब इसमें नाइट्रोजन का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नाइट्रोजन को x मान लेंगे, ठीक है। x प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 एटम है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, = 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ से x + 4 = क्या आ गया, +1। अब यहाँ x = 1 - 4, अब 1 - 4 करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया यहाँ पे,
3 आ गया। तो इस तरह आपको न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना और एनायनिक कंपाउंड में और कैटायनिक कंपाउंड में आ गया होगा। तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा। अब आगे टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।